और साथियों, आप जुड़ चुके हैं यान टीवी के साथ। मैं दीपक गंगवाल। आज हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव के बारे में। आज लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है, जिसमें हमारे साथ युवा जर्नलिस्ट बैठे हैं। उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे अलग अलग राज्य से। तो हमारे साथ दर्पण कुमारी जुड़ चुके हैं। दर्पण, आप बताइए। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में 5 सीटों पे मतदान किया गया था। आज आज महाराष्ट्र में 8 सीटों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें अकोला, अमरावती, नांदेड़, हिंगोली, वार्धा, जशतामी, वाशिम, परभणी और बुंडेला शामिल है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? 2019 में तो एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन कर लिया था। इस बार टक्कर बहुत मुकाबले का है, तो देखते हैं क्या होता है। किसकी और सरकार। बेरोजगारी के लिए क्या बोलोगे आप? बेरोजगारी तो, अब इंडिया इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है, तो हर किसी को तो नौकरी दे पाना बहुत मुश्किल है। पर हम चाहते हैं कि इस बार जो भी सरकार आए वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड करवा पाए लोगों को। धन्यवाद दर्पण, आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया। आगे हम चलते हैं वरुण के पास। वरुण, आपके पास कहाँ की जानकारी है? मेरे पास कर्नाटक की जानकारी है। मैं कर्नाटक कवर कर रहा हूँ। कर्नाटक में दूसरे फेज में जो इलेक्शन हो रही है, पहली बार इलेक्शन हो रही है अभी कर्नाटक में लोकसभा की। तो यहाँ पे अभी तक अगर डेटा जो आया है उसके हिसाब से 22.3% वोट डल चुके हैं। और यहाँ पे 8 सीटों पे, सॉरी 14 सीटों पे इस बार इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी पिछली बार यहाँ पे जीती थी, अच्छी बहुमत से जीती थी 28 सीटों में, जिसमें से वो 25 सीटें जीते थे। इस बार भी उन्हीं के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे जीतने तो जनता की क्या राय है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? के। देखिए, जनता के हिसाब से जाए तो साउथ में उतना बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, बट कर्नाटक पिछली बार भी वो स्टेट रहा था जहाँ पे बीजेपी ने अच्छी सीटें बहुमत में जीती थी। जैसे कि मैंने बताया, 28 में से 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो इस बार भी बीजेपी की अच्छे आसार लग रहे हैं। और लोग जो वोट देने नहीं आ रहे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? जो वोट नहीं देने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, वो हमारा हक है। क्योंकि जिसे हम चुनेंगे वो हमारे हाथ में है, और जो देश का कुछ भला करेगा, अगर हम नहीं उसे चुन सकते तो वो हमारी गलती है। हम फिर किसी को कोसने लायक नहीं होते। चलो ठीक है, कर्नाटका से वरुण जुड़े हुए थे। अब आगे चलते हैं, हमारे साथ निष्ठा चौहान जुड़ चुकी है। निष्ठा चौहान, बताइए। जी दीपक, मैं असम से हूँ और असम में कुल सीटें 14 है। पहले चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आज दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव है। और वो जगह इस प्रकार है: मंगलदोई, दीफू, करीमगंज, सिलचर और नागांव। तो इन 5 जगहों पे आज चुनाव होने हैं। अच्छा, तो आप कांग्रेस और बीजेपी का क्या टक्कर है? अगर जैसे उनके कैंपेन्स वगैरह देखे जाए, जनता से बात करने पे पता लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा टक्कर का दोनों के बीच चल रहा है। और जैसे जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, और बीजेपी ने भी बोला है, तो देखते हैं कि कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? अगर देखा जाए, जनता का ज़्यादातर कहना है कि इस 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक सामने नज़र आ रहा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को भी इस बार मौका मिल मिल पाए। चलो, थैंक यू निष्ठा, इतनी सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए। हमारे साथ है वंशिका शर्मा। वंशिका शर्मा, आप बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ। और मध्य प्रदेश की अभी तक की जो मेरे पास में खबर आई है, वो आई है कि वहाँ पर 22.27% जो है वोटिंग वो हो चुकी है इस वक्त तक। और मध्य प्रदेश में आज 7 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी थी वो हुई है। और वो कुछ इस प्रकार है: टीकमगढ़, दामोह, कजरोहा, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में वोटिंग जो है वो अभी भी जारी है। और जो मोदी लहर चल रही है एमपी में, उसका क्या कहना है आपको? देखिए, मोदी लहर तो चल रही है, हालांकि मतलब जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है छिंदवाड़ा की, जहाँ पर एक लौती सीट ऐसी है जहाँ पर आईएनसी ने अपना जो दबदबा है वो बना रखा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी रैलीज और रोड शो वगैरह करे हैं एमपी में। यहाँ तक कि जो वहाँ के सीएम है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, मोहन यादव, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा है बीजेपी को। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस हार जाएगी? हो सकता है कि कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा की सीट को हार जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने, वैसे तो कांग्रेस ने भी कोशिश करी है। तो अभी अभी मैं कुछ कहना इस पर विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही टीम अपनी अपनी जगह, मतलब दोनों ही पार्टियां अपनी अपना बेस्ट दे रही हैं। थैंक यू वंशिका, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ रितु जोशी जुड़ चुकी है। रितु जोशी, आप बताइए। मैं आपके साथ यूपी से जुड़ी हुई हूँ। आज सेकेंड फेज का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं: अम्बाला, मेरठ, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अ, इसमें अगर मैं पिछले इसमें अभी वोटिंग की बात करूँ तो 24.31% वोटिंग हो चुकी एक बात बताइए, सबसे ज्यादा यूपी में सीट है, तो उस पे क्या है। कहना है?
कि लोग किसको, बीजेपी को जिताएंगे या कांग्रेस को, क्योंकि पहले भी बीजेपी आ रखी है वहां पर। जी ये तो नॉर्मल है कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से ही जाती हैं। और देखा जाए तो पिछले 10 साल से मोदी की ही सरकार है, तो लोग अभी मोदी जी को ही मतलब बीजेपी को ही सहयोग कर रहे हैं। राम मंदिर से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? जी डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पे आए, उन्होंने ये चीज़ देखी, मतलब लोगों को इफेक्ट की है वो सारी बातें। थैंक यू रितु जोशी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ है रितिका शर्मा। हाँ, मैं जम्मू से जुड़ी हुई हूँ। अभी तक की बात करें तो यहाँ पर 26% वोटिंग हो गई है। वहाँ से जुगल किशोर शर्मा खड़े हुए हैं। जैसे कि बात करें पहले भी वहाँ पे उन्होंने ही अपनी सरकार बनाई थी, तो यही अपनी और कांग्रेस से कौन है वहां पर? राम भल्ला है। ठीक है, थैंक यू रितिका इतनी सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए। अब हमारे साथ है स्नेहिल झा। स्नेहिल झा बताएंगी। जी दीपक, मैं आपके साथ बिहार से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि बांका, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार हैं। जिसमें से कि मुझे लग रहा है अभी जो 11 बजे तक की रिकॉर्ड्स मेरे पास आए हैं, उसमें 21.27% की वोटिंग हो चुकी है टोटल बिहार में। और देखते हैं अब किसकी सरकार आती है। तो आपका क्या कहना है कि कांग्रेस आ सकती है वहां पर? अभी अगर ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी। मैं बता दूं, पिछले इलेक्शंस की भी अगर बात की जाए तो टोटल 40 सीट्स में से 39 सीट्स पर बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब बीजेपी और उनके गठबंधन में सरकार बनाई थी। और एक सीट जो कि किशनगंज की सीट थी, वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई थी। आईएनसी वहाँ पर आई थी और अभी भी आईएनसी ने वहाँ पे बहुत अच्छा दबदबा बना करके रखा है। अब देखते हैं किसकी सरकार आती है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है, तो उसके लिए आप कहना क्या चाहोगे? क्योंकि बिहार के लोग सब दिल्ली में आ रहे हैं, चलो दिल्ली पैसा कमाने, उस पे क्या राय है आप? सिर्फ बिहार के लोग ही बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये सरकार की असफलता कहें या क्या कहें कि 10 साल के कार्यकाल में भी वो बेरोजगारी को नहीं हटा पाए और युवा में इसका बहुत आक्रोश है। जनता का क्या कहना है इसमें? अगर आपने जनताओं से बात करी कि वो बीजेपी को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने हिसाब से चुनना चाह रहे हैं। कुछ कांग्रेस के समर्थक भी हैं, कुछ भाजपा के भी समर्थक हैं। देखते हैं। बिहार में एक भी सीट महिलाओं को नहीं मिली, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिहार में एक भी सीट महिला को नहीं मिली, ये तो आपको कैसे मैं बताऊं, ये भाजपा की अंदरूनी बातें हैं या फिर कांग्रेस की अंदरूनी बातें। ये तो वही खुलकर सामने आकर के उनके ही एमपीज बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। धन्यवाद स्नेहिल, आपको इतनी सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए हमें। अब हमारे से जुड़ चुकी हैं स्वप्निका सिसोदिया। जी दीपक, मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में डेटा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की इलेक्शन को कवर कर रही हूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊँ तो वहाँ पे आज 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कुछ इस प्रकार है: कनकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। अगर मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसी की आपको बात करूँ तो जो राजनांदगांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे अभी चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भूपेश बघेल खड़े हैं, जो जिन्हें पिछली बार वहाँ से काफ़ी कम वोट मिले थे और वो राज्यसभा का चुनाव वहाँ से हार गए थे। लेकिन इस बार लगता है कि वो उनके जीतने के आसार बन रहे हैं और वो इस बार वहाँ से खड़े हैं, इसलिए वहाँ की अभी कॉन्सिक्वेंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। और ये जो बीजेपी कांग्रेस चल रहा है, तो उसके लिए आपका क्या कहना और क्या राय देना चाहते जी, मैं अगर आपको बीजेपी कांग्रेस के बारे में अगर बताऊँ तो पिछले बार के इलेक्शंस को अगर आप देखिए तो 2014 और 2019 दोनों में ही बीजेपी ने अपना वहाँ पर कड़ा हाथ जमाया हुआ है। इतना ही नहीं, दोनों इलेक्शंस में उसने इतना अच्छा काम किया कि उसे कांग्रेस को सिर्फ 1 या 2 सीटें मिली। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, और वहाँ की जनता से जैसी मैंने बात की तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे बीजेपी इस बार भी आ सकती है और कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ सकता है। हैं? और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। 144 करोड़ की आबादी में हर लोगों को रोजगार देना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, सरकार का भी लोगों का भी। उसमें आपकी क्या राय है? जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं में इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है अपने घर के लिए कुछ करना, और जब तक उसे रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। और फिर जैसे ऐसे इलेक्शंस में भी लोग वादे करते हैं कि हम जॉब्स लाएंगे, बट वो वैसा लाते नहीं है, तो युवा पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आपकी जो जनता है वो क्या सोच समझ के वोट दे रही है? जी, जनता
जनता इसे अपने हिसाब से वोट दे रही है, क्योंकि जनता समझदार है, उसे पता है कि आगे जाके कौन सी सरकार उसके लिए काम करने वाली है। तो लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो चाहती है कि इस बार वहाँ पे कोई दूसरी सरकार आए, क्योंकि बीजेपी पहले ही 10 सालों से और उतना काम उसने वहाँ पर किया नहीं है और ना ही वो उतने जॉब्स दे रही है। तो युवा पीढ़ी ऐसा चाहती है कि अगर कोई दूसरी सरकार आए या सत्ता पलटे तो हो सकता है उन्हें इस बार जॉब्स मिल जाए। तो आपका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कांग्रेस जीत जाएगी। जी, मैं अभी इस पे सीधे-सीधे तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। थैंक यू स्वप्निका इतनी सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए। अब हमारे साथ है केरला से उमर। व्हाट्स गोइंग ऑन कोर्ट? Hello. So going very quick election there because especially with the iconic face of Congress also, Indian elections have participated in Rahul Gandhi is win in Kerala. most probably there are chats because on the last Lok Sabha election he won a majority vote there. That was a good result for the history of the politics of Kerala. Also, it will be maybe it's like that. Maybe it will be a repeat like that. But there are also the ruling party LDF also looking for some seats, especially BJP also try to open account there because the opposition of Rahul Gandhi in Wayanad there is a candidate state president of BJP. But as per the service they are saying they don't have any chances for opening account for the BJP there. Then let's see what happens. थैंक यू उमर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद तिवारी। आनंद तिवारी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आनंद तिवारी बताइए आज राजस्थान की क्या सिचुएशन है? ठीक है दीपक, जैसा कि आपने बताया राजस्थान चुनाव की अगर बात करें तो जैसे कि 12 सीटों पर मतदान हुए पहले चरण में, अभी दूसरे चरण की यदि बात करें दूसरे चरण में 13 सीटों पे मतदान हो रहा है। क्योंकि अगर जातिगत गणनाएं देखें या फिर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का मिला है। कुछ सीटें हाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं कुछ सीटों में भी कांग्रेस पार्टी भी जीतने की उम्मीद नजर आई, जिस तरह से मैंने लोगों से बातचीत। जैसे 25 सीटों में से 24 सीटें पहले बीजेपी जीत गई थी और एक ही कांग्रेस के पास आई थी नागौर की। इस बार क्या कहना है आप? तो इस बार अगर कहें देखें जिस तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसको देखकर तो कह सकते हैं कि इस बार भी बीजेपी हर सीट पर परचम लहराएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको देखकर लोगों के मन में विचार आ सकता है कि हमें दूसरी सरकार चुननी चाहिए। या कुछ सीटें हैं जैसे चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा रहो या भ्रष्टाचार का मुद्दा रहो, इन मुद्दों की बात करें तो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में हल्का सा आक्रोश देखने को मिल रहा है कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सीटों की बात करें तो कुछ लोगों पर राष्ट्रवाद को भी लेकर कहीं ना कहीं चीजों को लेकर भी मतदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात पूछे, मोदी जी का भी बयान आया बांसवाड़ा से, उन्होंने कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा वालों में बांट दी जाएगी अगर कांग्रेस आई तो। इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी लॉलीपॉप होता है, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती है, तो ये एक चुनावी मुद्दा होता है। हर पार्टी उन्होंने कहा प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी, सोना भी छीन लिया जाएगा ये कांग्रेस अगर आई तो। हाँ, ये तो सिर्फ एक कहने की बात है। कांग्रेस यदि आएगी तो इस तरह कार्य करेगी, अगर मोदी जी की पार्टी आती तो एक दूसरे पे लोग कटाक्ष करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप आप कह सकते हैं। और अगर बेरोजगारी के लिए कहना हो तो क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी की बात करें तो भारत जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चुनाव में जब जिस वक्त सत्ता में आई तो वादे करके आई कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, जो कि वो इस तरह के वादे करने में नाकाम रही। तो इसको लेकर भी जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से वादे करके आई उसने वादे नहीं पूरे किए हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में, चाहे वो युवा हो या भर्ती परीक्षा के घोटाले रहे, इनको लेकर मन युवाओं में जरूर से आक्रोश है इसको लेकर। तो अब आप कहना क्या चाहते हो, कांग्रेस जीत जाएगी राजस्थान में? पूरी तरह कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि राजस्थान जीते, लेकिन हाँ कुछ सीट अब की बार कांग्रेस राजस्थान से लीड ले सकती है। राजस्थान में कंगना रनौत को भी उतार दिया गया है रैली में, उस पे क्या कहना है? क्योंकि वो एक अभिनेत्री का बड़ा चेहरा है। अभिनेत्री का बड़ा चेहरा है, हालांकि वो मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक चुनाव प्रचारक के रूप में आई है। और चूंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कोई भी पार्टी की बात करें, हर पार्टी अपने चुनाव प्रचारक में अलग अलग लोगों को उतारती है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इससे मतलब क्यों इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? बीजेपी को फायदा होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल होगा, कि मेन मुद्दे होते चूंकि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, युवा जानते हैं कि हमें किसको वोट करना, उन्होंने तय कर लिया है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता पे राज करेगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगा। थैंक यू आनंद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आज हमने सारे जर्नलिस्ट से जाना कौन कौन से राज्य में क्या क्या स्थिति चल रही है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दीपक गंगवाल, यान टीवी के साथ जुड़े रहिए।